ये जो बात मनोज यादव कह रहे हैं उसमें मनोज यादव में अतिरंजना बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में यादवों का भला हो गया हो ऐसा नहीं हुआ, यादव इंपावर्ड हो गया हो ऐसा नहीं हुआ, सैफई इंपावर्ड हो गया ये सच है। ये गलत बात है। सैफई, अरे रुक जाओ भाई, गलत बता रहा है। अरे तो भाई अपनी बारी बता देना कि सही क्या, अभी तो रुकना ही पड़ेगा, ये व्यवस्था है मेरी, अभी तो रुकना ही पड़ेगा। सैफई इंपावर्ड हो गया, जो बच्चा 25 साल का हुआ उसको लाल बत्ती मिल गई, कोई ना कोई पद मिल गया। अब वो सब यादवों का इंपावरमेंट तो नहीं मान, अगर मानते भी कि सारे पिछड़ों का इंपावरमेंट हुआ तो ऐसी स्थिति नहीं आती। अगर मायावती जी ने सारे दलितों का भला किया होता तो उनका वोट 12% तो नहीं रह जाता। ज्ञान दे रहे हो सब लोग। अगर अखिलेश यादव ने सारे पिछड़ों को लेके चले होते तो पिछड़ों का वोट तो इतना है उत्तर प्रदेश में कि वो 2012 में आखिरी चुनाव जीते थे, आज 23 खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं होता ना। इसलिए बात करो जो आंकड़ों से पुष्ट हो, आंकड़ों से प्रमाणित हो जाए। हमारे मन की इच्छा से तो बात नहीं चलेगी, आंकड़े जिस पर गवाही देंगे ना वही बात मानेंगे ना। अब मायावती ये कहेंगे नहीं पूरे देश का दलित मेरे साथ है, हमारे पास तो आंकड़ा 12% वोट है उनके पास कुल, तो पूरे देश की नेता कैसे हो जाएंगी मायावती? नो, नेवर। वही मसला है। खैर मनीष हिंदवी साहब, अब पिछड़ों की राजनीति और पीडीए, जात की गिनती, ये तमाम तरीके के मुद्दे भारत की राजनीति में पिछले 6 महीने से केंद्रीय भूमिका में विपक्ष लाने की कोशिश कर रहा था। उसको बड़े फलक पर अगर हम देखें तो पहली उपलब्ध अपॉर्चुनिटी पर जब बीजेपी को 3 राज्यों के बारे में निर्णय करना था तो उसने दलित, हिंदू, आदिवासी, अजीत जोगी नहीं, अजीत जोगी के साथ विवाद रहा क्या, क्रिश्चियनिटी का, हिंदू, आदिवासी, पिछड़ा और दलित चुन दिया। क्या आपको लगता है कि जो जात पिछड़ों की राजनीति, ओबीसी की राजनीति या पिछड़ों की गिनती वाला जो एक मोमेंटम था उसकी धार इससे कुंद होगी, या आपको लगता है कि नहीं ये उसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो अलग लड़ाई है, ये अलग चीज है? आदरणीय अमिताभ जी, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए थोड़ी सी बात पीछे ले चलूंगा। देखिए, आप ये समझिए कि कोई भी लड़ाई एक दिन की नहीं होती है। जब भारत आजाद हुआ और संविधान बनने लगा तो वहां पर ये बात रखी गई कि संविधान एक ऐसा संविधान बनेगा जो समता और समानता के सिद्धांतों पर चलेगा, जहां पर भारत का हर एक नागरिक बराबर होगा। तो बराबरी की लड़ाई तो वहां से चलनी शुरू हुई ना, जब जमींदारी हमने खत्म करी, सामंतवाद खत्म किया, जब पांचों की ट्राइब्स को डीनोटिफाई किया। ये लड़ाई एक दिन की नहीं, और आप भी जानते हैं समस्याएं भी एक दिन की नहीं थी। इसको लड़ने में वक्त लगा। शुरुआत कहां से हुई ये भी याद करिए। खैर, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं, देखिए, जातिगत जनगणना की लड़ाई सियासी लड़ाई नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं इसको। और आप साहस की बात कर रहे हैं अमिताभ जी, बहुत आदर के साथ, साहस तो राहुल गांधी में बहुत है। 2009 में इस बात की पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, वो नहीं बने। तो जी इसलिए नहीं कि सत्ता हमारे पास है, जिसको फायदा नहीं मिला उसको फायदा मिलना चाहिए। और आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि कहीं घालमेल नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि लड़ाई अंतिम व्यक्ति के लिए है तो है, जातिगत जनगणना हो और फायदा सबको मिले, हम सब इसके साथ हैं। तो वो ये किसी एक पर्टिकुलर जाति के आदमी को पद देना, हालांकि इसका देखिए, इसका भी सियासी लाभ मिलता है, मैं मना नहीं करूंगा, और ये सारे राजनीतिक दल करते हैं, इसका बिल्कुल सियासी लाभ मिलता है। जब हम अपना कैबिनेट बनाने लगते हैं, कोई पार्टी बनाए, पूरे भारत में कोई पार्टी बनाए, तो सब बैलेंस करने की कोशिश करती है, 2 इनको ले आओ, 3 इनको ले आओ, 1 इनको दे दो, करती है, सब सारे राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन दिखाना होता है। और रिप्रेजेंटेशन अगर आप जनता में मैसेज नहीं करेंगे तो जिनसे वोट लेकर आए हैं फिर वो आप किस मुंह में उनकी बात दोबारा जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना की लड़ाई इससे अलग है। जी बिल्कुल ठीक बात है। मुझसे कल्याण सिंह जी ने एक बात कही, मैं कल्याण सिंह, मुलायम सिंह और कांशीराम, इन तीनों को बड़ा नेता इस रूप में मानता हूं कि इनको जमीन की बाकी अपने समकालीन नेताओं से ज्यादा समझ थी।
माफ करें, जो लोग इससे आहत हों वो मुझे क्षमा करें, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह और कांशीराम। और इन तीनों के साथ मैं खूब बैठा, एक पत्रकार के नाते मैंने इनको समझने की कोशिश की। वो थ्योरी आपको गूगल में नहीं मिलेंगी, किताबों में नहीं मिलेंगी, ना ऑक्सफोर्ड की ना चौखंबा प्रकाशन की किताब में, जो इन्होंने जीवन में जय पराजय झेलते हुए पाई है। कांशीराम का कोई मुकाबला करेगा? जितनी प्रैक्टिकल थ्योरी उनकी समझती। कल्याण सिंह जी ने एक बात कही, मनीष हिंदवी आपके ने जो बात कही ना, उसको मैं बहुत और क्लियर कर दूं। मेरी एक वो रहती है, इस बात में मैं बहुत फोकस्ड रहता हूं कि चीजें सरल हो और जनता को जिस रूप में समझ में आती वो चीज हो। ठीक। कल्याण सिंह ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, अब वो समय आ गया, अगर आप 10 जातियों से वोट लेना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और हम बोले कल्याण सिंह को बुला लिया आपने अधिवेशन जनसभा में, तो उन हर जाति का एक आदमी कम से कम मंच पर आए, उसका नाम माइक से बुलाया जाए, वो हमको माला पहनाए, उसकी फोटो खींचे, तब बात बनेगी। इससे कम पे बात नहीं बनेगी। क्या ये उन्होंने प्रैक्टिकल भाषा में कहा? इसको आप बौद्धिक भाषा में भी कह सकते हैं। क्या अब कॉस्मेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा ना, कि हर बार आप ही की पालकी चलेगी और हम हर बार ढोएंगे क्योंकि हम भी पिछड़े आप भी पिछड़े ना, पिछड़ों में भी अब तुम हटो हम बैठेंगे। मनीष हिंदवी आप समझ रहे, शायद मेरी बात समझ ही रहे होंगे। वो वक्त चला गया कि हम आपकी पालकी ढोएंगे। पिछड़े भी कह रहे हैं ढोली बहुत पालकी भाई, ढोल ही कितना ढोएंगे और क्यों ढोएंगे? जब रिजल्ट आएगा तो आप ही बनेंगे। नहीं, ये स्वीकार नहीं। भारत में मुस्लिम आबादी का 85% जिस वर्ग से आता है, 75 साल में उस वर्ग के सांसद विधायक मुट्ठी भर, और 15% वाले मौज ले रहे, रबड़ी खा रहे, गरम जलेबी भी डाल डाल के। अब वहां भी खदबदाहट है, नावेश्य को उसको बेहतर समझेंगे, वहां भी खदबदाहट है। क्या? मुट्ठी भर शेख बोले रफी अहमद किदवई, फिर मोहसिना किदवई, सुल्तान आलम, फिर खुर्शीद आलम, फिर सलमान खुर्शीद। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मनीष बाबू आप समझ ही रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्या लोगों ने हरा के विदा कर दिया, बोला नहीं चलोगे। क्या अब अंसारी चलेगा? क्या हमें बाबर के साथ आए लोगों से थोड़ी ना काम लेना है? हम जुलाहे और बुनकर को आगे बढ़ाएंगे, यही तो लड़ाई है। और ये लड़ाई पिछड़ों में भी है। मेरी बात को आप हो सकता है आज पार्टी के कारण ना स्वीकार करें, लेकिन सच्चाई है। नावेद गलत तो नहीं कह रहा। मुसलमानों के भीतर भी ये सुगबुगाहट हो गई कि आजम खां हमारे रहनुमा नहीं है। जिसकी चमड़ी काली है मुसलमान में, वो भी अधिकार चाह रहा है। नावेश्य को गलत कहा क्या मैंने? वो जो तुर्कमेनिस्तान टाइप की जो स्किन वाले लोग थे भारत में, उन सबका धीरे धीरे बोरिया बिस्तर बंद गया। मनीष भाई, मनोज जी, अब हमारी आपकी त्वचा वाले मुसलमान सांसद विधायक हो रहे हैं। वो बाबर के साथ आए थे, अब वो नहीं हो रहे, खत्म हो गया खेल उनका। ये परिवर्तन समझिए, बहुत जरूरी है। खैर, आलोक वर्मा जी, और मैं इस परिवर्तन के साथ हूं। भाजपा को लाभ हो तो साथ हूं, समाजवादी को लाभ हो तो साथ हूं, कांग्रेस को लाभ हो तो साथ हूं, और सबको नुकसान हो जाए, सब डूब जाओ तो भी मैं इसके साथ हूं। अजब तमाशा, लोकतंत्र के बेसिक सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। जिसकी मेजॉरिटी है जाति में भी, वो पीछे खड़ा है, और मुट्ठी भर आदमी बार बार डब्बा आ रहा है रसगुल्ले का, और वो अपनी जेब घर ले जा रहा है। अजब तमाशा है। बोले क्यों? बोले ये पिछड़ों के मसीहा है। अरे काहे के मसीहा हो भाई? हम खुद मसीहा बनेंगे, हम खुद मसीहा बनेंगे। खैर, आलोक वर्मा जी, बड़ी लड़ाई 2024 की। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता था कि वो पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी है।
क्या आपने इस आरोप को काउंटर करने की कोशिश की है इन 3 राज्यों के फैसलों से? क्योंकि ये फैसले बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वेल प्लान्ड फैसले थे कि समाज के किस वर्ग को कहां रिप्रेजेंटेशन देना है। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी ने जब ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ गरीबों के साथ, तो गरीबों में सभी शामिल हैं जिनको जरूरत है, जो पीछे छूट गए हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है केवल बंटवारा करके कि आप यादव और मुसलमानों का साथ जोड़ लीजिए, आप कुर्मी को इकट्ठा कर लीजिए, आप निषादों को यहाँ जोड़ लीजिए, इससे अब राजनीति बढ़ने वाली नहीं, चलने वाली नहीं। अगर ये भी सच्चाई है कि जाति को भी आप खत्म नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के तौर पे खड़ी हुई है जो सबको साथ लेकर के चल रही है। हमारा नारा वही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस देश की तस्वीर अगर बदलनी है तो सबको साथ मिलकर के चलना होगा, सबको साथ मिलकर के खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो पिछड़े, चाहे दलित हो, चाहे अगड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। भारतीय जनता पार्टी का साथ लोगों ने दिया। अगर हम मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने की हसरत पाले हुए हैं, अगर हम राजस्थान की तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, अगर हम छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने जा रहे हैं, तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां लोगों ने हमारा साथ दिया। हमें जितना वोट पिछली बार मिला था उससे कहीं ज्यादा हमें वोट मिला और बहुत सारी नेगेटिविटी के बाद मिला। मीडिया में कितने तरीके की रिपोर्ट आ रही थी, छत्तीसगढ़ में तो हम जीतने ही नहीं चाह रहे, राजस्थान में हमारी सत्ता नहीं आएगी, मध्य प्रदेश में जरा मुश्किल है, लेकिन हमने शानदार जीत हासिल की। इसलिए हासिल की क्योंकि वहां सभी जातियों ने हमारे साथ खड़ा होना मुनासिब समझा। भारतीय जनता पार्टी इसी पैटर्न पे चल रही है। 2024 में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट पार्टी का है और तस्वीर गवाह है, पीछे की तस्वीर गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी तबके का वोट हासिल किया। आजमगढ़ में चुनाव हुआ था ना, उपचुनाव हुआ था, वो हमारी चीज तो नहीं थी। अगर पुरातन तरीके से देखा जाता तो यादवों की बेल्ट है वो। अखिलेश यादव जी ने उस सीट को छोड़ा था, उनके भाई वहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। रामपुर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो जाहिर सी बात है कि आज कोई भी तबका उत्तर प्रदेश में है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और निश्चित रूप से यही जो समीकरण है। बाबू मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी 30 सेकंड क्या कहना चाह रहे थे? बिल्कुल अमिताभ जी, जो बात मैंने कही थी वो 3 बातों का जिक्र किया था और मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे साथी जो बीजेपी के हैं वो इस बात का जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। बीजेपी ने पिछड़ों के लिए 2 काम कौन से किए बता दो भाई, या पूरा पैनल बता दे। वोट मिल रहा है जौआ भर के, ठीक है, ठीक, काम क्या किया बताओ? एम्पावरमेंट करने के लिए कौन सा बीजेपी ने काम? ठीक, आगे ठीक मनोज भाई, आगे बात आपकी।